Hello students, welcome back to the channel of Skylight Educators and to the CUT Accountancy MCQ Practice Series 1.0। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। देखिए, सो ये कहता है पहला क्वेश्चन इज पब्लिक डिपॉजिट विद द कंपनी आर शोन अंडर। सो पब्लिक डिपॉजिट्स जब भी आप किसी भी कंपनी कोई भी कंपनी अगर रेज करती है तो पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू फंड रेज किया वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाता है। तो दिस इज पार्ट ऑफ योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, सो यहाँ पर आंसर होगा हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी। सो नॉन करंट लाइबिलिटी के अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में पब्लिक डिपॉजिट्स को शो किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस विल बी शोन अंडर। सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपके लिए करंट लाइबिलिटी है और इसको अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर शो किया जाता है। सो अदर करंट लाइबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो मैं आपको हेडिंग सब हेडिंग दोनों चीजें बता देता हूं क्योंकि यहां पर हमें पता नहीं होता कई बार के ऑप्शन क्या गिवन होगा। ठीक है, सो अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर अदर करंट लाइबिलिटीज का ये पार्ट है। चलो आगे चलते हैं। Okay, so an insurance premium of rupees 60,000 is paid by the company in advance. So अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे करते हो तो दिस इज प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, सो प्रीपेड इंश्योरेंस बेसिकली हमारे लिए किसका पार्ट है? करंट एसेट्स के अंदर अदर करंट एसेट्स। ठीक है, अदर करंट एसेट। तो चेक करते हैं हमारे पास अब यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है। लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, अदर नॉन करंट एसेट यहाँ दिया गया है और करंट एसेट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज ऑफिस बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड इट मे टेक 3-4 years फॉर कंप्लीशन एंड इट विल बी शोन अंडर। सो कोई भी अगर एसेट जो कि नॉन करंट नेचर का है, लॉन्ग टर्म नेचर का है, अभी बन रहा है और वो भी टाइम ले रहा है, तो यानी इसको हम लोग कहां शो करते हैं? इसको हम लोग शो करते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। सो जैसे अगर आपने देखा होगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी शो किया जाता है। तो वो जो बिल्डिंग वहां पे लिखते हैं वो तब लिखते हैं जब वो कंप्लीशन हो चुका होता है उसका। अगर वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्रोसेस में है, तो उसको क्या लिखेंगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये वाला जो हेडिंग है ये हट जाएगा और ये अमाउंट जो है वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। Okay, so next question says the commission is accrued rupees 2000 it will be shown. So accrued basically इसका मतलब क्या होता है? income which is earned but not yet received. ठीक है, so it will be shown under cash and cash equivalent, short term loan, other current liabilities और other current assets. So answer is other current asset. So ये current assets का पार्ट है हमारे जिसमें other current assets के अंदर इसको शो किया जाएगा। चलिए, so an investment made in debentures by company will be shown under. So अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो डिबेंचर्स की फॉर्म में तो ये आपके लिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है अगर आप किसी और कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो इंटरेस्ट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, सो दिस इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सो करंट इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तब बन जाती है अगर हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं शॉर्ट टर्म नेचर के अंदर। ठीक है, या फिर हम लोग इमीडिएटली बाइंग एंड सेलिंग के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो वो हमारी करंट इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। अगर लॉन्ग टर्म नेचर में करते हैं तो वो हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। देखिए, अब यहां पर हमें इंफॉर्मेशन दी गई है ट्रेड रिसीवेबल्स की और ट्रेड पेबल्स की और इसके बाद ऑपरेटिंग साइकिल और एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड हम लोगों को यहाँ पर गिवन है और हमें ये फिगर आउट करना है कि हमारे लिए करंट लाइबिलिटी या करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट या नॉन करंट लाइबिलिटी है। अब आपको इसमें करना कैसे, ध्यान से देखो। सो हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है? ऑपरेटिंग साइकिल भी गिवन है और एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन मंथ्स भी गिवन है। तो अब आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। यहाँ पर लिखिए अपना ऑपरेटिंग साइकिल जो है दैट इज 20। उसके बाद है आपका एक्सपेक्टेड जो रियलाइजेशन पीरियड है जो कि है 15 मंथ्स और एक आता है आपका फाइनेंशियल ईयर जो कि है 12 मंथ्स का। अब आप ध्यान से सुनिएगा, देखो, अगर आपका जो एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड है वो आपके ऑपरेटिंग साइकिल से कम है तो ये हमेशा करंट एसेट ही रहेगा, चाहे आपका ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो आपके फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा भी क्यों ना हो। ठीक है, सो इन दिस केस अगर ये 20 है तो ये 15 है, तो यानी कि 1 का आंसर जो है दैट इज करंट एसेट क्योंकि ये क्या है? एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड हमारे ऑपरेटिंग साइकिल से कम है। डन। अब इसके बाद यहाँ ट्रेड पेबल्स की बात हो रही है, मैं इसको एक बार के लिए छोड़ता हूँ, रिसीवेबल्स पे चलते हैं। सो यहाँ ट्रेड रिसीवेबल दिया गया ऑपरेटिंग साइकिल 11 मंथ का और एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन 15 मंथ का। देखो, सो यहाँ कितना है? 11 और यहाँ है 15 और हमारे पास कितने फाइनेंशियल ईयर में मंथ कितने हैं? 12। अब फिर एक बार ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल से एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड ज्यादा है तो हमें सिर्फ ये देखना है कि वो जो अमाउंट है, जितना भी वो हमें नंबर मंथ यहाँ पर दिए गए हैं, वो हमारे फाइनेंशियल ईयर से अगर ज्यादा हो जाए तो वो नॉन करंट है, अगर फाइनेंशियल ईयर से कम रहेंगे तो यानी वो हमारे लिए करंट ही रहेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेकर यहाँ समझाता हूँ। मान लीजिए ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो यहाँ पर 6 मंथ है एंड यहाँ पर ये हमें कितना गिवन है? फॉर एग्जाम्पल ये 10 मंथ्स गिवन है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ का। अब ऐसा नहीं है कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल 6 मंथ है और एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन उससे ज्यादा है तो ये नॉन करंट, नहीं, ये क्या रहेगा? ये करंट रहेगा क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर से फिर भी कम ही है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा है तो वो फाइनेंशियल ईयर से अगर मंथ से ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? वो हमेशा नॉन करंट ही बन जाएगा। तो अब थर्ड का जो आंसर कितना है? थर्ड का आंसर इज नॉन करंट एसेट। सो अब एक बार टैली करते हैं कि अगर थर्ड का ए
और 1 का डी कहीं पर है तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सो चेक कीजिए यहाँ पे 1 का डी, सब जगह 1 का डी ही दिया गया है और थर्ड का ए जो है वो 2 जगह दिया गया है। ठीक है, सो हमें एक और फिगर आउट करना है जो कि है सेकंड। चलिए, तो यहाँ देखिए ट्रेड पेबल्स में हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 10 मंथ्स है और एंड द एक्सपेक्टेड पीरियड जो है पेमेंट का वो कितना है 15। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगा। तो यानी कि 2 का क्या होना चाहिए, 2 का सी होना चाहिए। सो 2 का सी, 3 का ए, 1 का डी, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं कहीं और ऐसा कॉम्बिनेशन ना बन रहा हो। सो दिस इज द ओनली कॉम्बिनेशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ आई हो, इसमें यही चीज जो है वो मेन है जो हमें समझनी है। चलो आगे चलते हैं। Okay, so next is electricity and telephone expenses paid by the company are shown in the statement of profit and loss. So as a expense electricity bill और telephone bill को कहाँ शो किया जाएगा, इसको शो किया जाएगा other expenses में, क्योंकि ना तो ये material consumed में आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में हमारे सैलरी वेजेस बोनस वगैरह आता है, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट आता है ऑन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सो अदर एक्सपेंसेस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डू नॉट इंक्लूड, सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इनमें से क्या नहीं आता। सो चेक और ड्राफ्ट इन हैंड और चेक इन हैंड जो है वो हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। बैंक डिपॉजिट्स पीसी का पार्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है ये हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का पार्ट होता है। किसका पार्ट है ये है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड देन इज नन ऑफ द अबव, ये तो हो नहीं सकता। सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। देखते हैं। सो इंटरेस्ट earned on bank deposit by a company engaged in manufacturing इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो अगर हमने कोई भी इंटरेस्ट अर्न किया है बैंक डिपॉजिट्स के ऊपर तो ये हमारे लिए अदर इनकम्स का पार्ट है। सो क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को सेल करके कुछ पैसा कमाएंगे तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बनेगा। सो इन दिस केस आंसर इज अदर इनकम। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले 10 क्वेश्चंस के साथ।